मैं अपनी बात कहूं उससे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं रिपब्लिक भारत का कि उन्होंने इतने सुंदर परिवेश में ऐसे सुरम्य वातावरण में और एक ऐसे कैंपस में जहां आकर के हर एक भारतीय अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकता है। भारत के बदलते हुए परिदृश्य का जिस जगह पर दर्शन हो सकता है, ऐसे अनेक जगहें देश भर में हो सकती है, लेकिन उनमें से एक इस सुंदर परिसर में यह कार्यक्रम आज भारत के साहित्य, भारत के सुर और शक्ति, इन तीनों पर आयोजन किया है। मैं हृदयपूर्वक हर्ष भंडारी जी का और मेरे मित्र अर्नब गोस्वामी जी का और पूरी टीम का इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में आज हम सब के बीच में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इस देश के संस्कृति की एक बड़ी फ्लैग बियरर आदरणीय सोनल मानसिंह जी उपस्थित हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मैं उनका भी अल सुबह इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, भारत का साहित्य यदि उसकी चर्चा करना प्रारंभ करें तो वैदिक काल से प्रारंभ होती है, लेकिन कालांतर में भारत की प्रगति और भारत के ऐश्वर्य और भारत की बौद्धिक संपदा, इन तीनों को देखकर भारत को जानने के लिए जो लोग पूरी दुनिया से भारत में आए और भारत की स्थाति की जानकारी विश्व भर के बनेक लोगों को हुई, तब भारत की सभ्यता और संस्कृति इस उत्कर्ष से जलन रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आक्रांता के रूप में भारत में आए और मानव सभ्यता के लिए हजारों साल के उस शोधपरक साहित्य जो हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में, हमारे मंदिरों में परंपरागत रूप से रचित था और संरक्षित था, उस सब का सुनियोजित रूप से विनाश किया गया। जैसा कहा जाता है कि नालंदा के विश्वविद्यालय में जब आक्रांताओं ने उसे आग की भेंट चढ़ा दिया, उसके बाद में इतनी पुस्तकें जली, इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स जली कि वो ज्वाला अगली बरसात तक, यानी 8-9 महीने तक निरंतर प्रज्वलित होती रही। और इस तरह के आक्रांताओं के कारण से, इस तरह के आक्रमणों के चलते हुए भारत में लिखित साहित्य की जगह श्रुति की परंपरा प्रारंभ हुई और इस श्रुति की परंपरा ने, जो हमारे यहां ऋषियों मनीषियों को मंत्र दृष्टा ऐसा कहा गया, उसको एक नई सार्थकता और नई परिभाषा दी। भारत में वैदिक मंत्र जिनका उच्चारण अभी किया गया, ऐसे सभी वैदिक मंत्रों को रचयिता, ऋषियों मनीषियों को मंत्र रचयिता के रूप में नहीं, मंत्र दृष्टा की ऐसी संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभूत ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, उस ज्ञान को अनुभव करने के बाद में शब्दों में पिरोया था। इसलिए उस देखे हुए ज्ञान को शब्दों में पिरोने के कारण से उनको मंत्र दृष्टा ऐसा कहा गया था। लेकिन कालांतर में आक्रमणों के बाद जिस तरह से हमारे लिखित साहित्य को नष्ट किया गया और उसके बाद की मजबूरी के चलते हुए हमारे यहां श्रुति की परंपरा आई और उस परंपरा के अधीन लोगों ने स्मरण करके और उन मंत्रों को अपने मानस पटल पर अंकित करके रखा। यह नई परिभाषा भारत की उस श्रुति परंपरा में मंत्र दृष्टा ऐसा ऋषियों को, हमारे स्कॉलर्स को कहने की उस समय से प्रारंभ हुई और वो यात्रा समृद्धि धीरे धीरे कालांतर में देश और समाज के विभिन्न मनस्थितियों का परिचय देते हुए, तत्कालीन परिस्थितियों की परिचायक बनते हुए आज इस मुकाम पर आकर के खड़ी हुई है। और जब एक बार फिर एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत
भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य, भारत के सुर और ताल, इन सब की चमक और धमक पूरे विश्व भर में दिखाई दे रही। एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब पूरा कंपस समय का, कालचक्र का पूरा पहिया घूम करके एक बार फिर भारत उदीयमान सूर्य के रूप में दिखाई दे रहा है, निश्चित ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे समय में काम करने का अवसर मिला है। एक ऐसे कालखंड में जब एक लंबी कालरात्रि के बाद में, गुलामी के उस दौर के बाद में, जब हमने जो कुछ अपना है उस पर गर्व करना, उस पर विचार करना, उस पर अपनी विरासत और अपनी संपदा पर अभिमान करना हमने छोड़ दिया था, लगभग त्याग दिया था। गुलामी की मानसिकता के चलते हुए हमने जो कुछ पश्चिम से आता है उसी को श्रेष्ठ और श्रेयस्कर मानने की जो परंपरा प्रारंभ की थी, हमारे यहां जिस तरह की मानसिकता बनी थी, हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि अब वो कालखंड बीत गया और अब हम अपने पर गर्व करते हुए पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। आज रिपब्लिक भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, जिसमें भारत के साहित्य, भारत के सुर, भारत की संस्कृति के अनेक अनेक रंग, खट्टे मीठे सारे रंग आज आप सबके सामने जब दिखाई देंगे, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत की संस्कृति की पहचान एक नए सिरे से पूरे विश्व भर में गढ़ी रची जा रही है, भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर और भारत की सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर पूरा विश्व ये मानने लगा है कि भारत जहां एक तरफ तकनीकी के क्षेत्र में तेज गति के साथ में प्रगति कर रहा है, भारत आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत आने वाले समय में आज की 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से आने वाले 25 साल में 40 ट्रिलियन और इस सदी की समाप्ति तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत सामरिक दृष्टिकोण से निरंतर प्रगति करते हुए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए विश्व के 10 टॉप प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आकर के खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जिसका दर्शन आज आपको रिपब्लिक के मंच से होगा, ये भारत की सॉफ्ट पावर भारत को पूरे विश्व का नेतृत्वकर्ता बनाने की तरफ लेकर के जा रही है। और मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस कालखंड में काम करने का अवसर मिला है, अपनी भूमिका का निर्वहन करने का अवसर मिला है, जब भारत बदल रहा है और हम बदलाव के सारथी हैं। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इस बदलाव के कालखंड में हम सब लोग अपनी ऊर्जा का निवेश इस भारत के बदलाव के लिए करें। जैसा रिपब्लिक भारत में मैं देख रहा हूं कि किस तरह से भारत की इन साहित्यिक परंपराओं का, सांस्कृतिक परंपराओं का एक बार फिर भारत के साथ परिचय कराने के लिए और पूरे विश्व के साथ परिचय कराने के लिए, क्योंकि डिजिटल स्पेस में जो कुछ जाता है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने कहा वो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है एंड इट इज इटर्नल, हमेशा वो जो है रहता है। और इस डिजिटल का समय में तो जो कुछ भी आज यहाँ रिपब्लिक में रचा बसा जाएगा वो सब आने वाले अनंत काल तक विश्व के पटल पर रहेगा। ऐसा एक नया जो है दौर प्रारंभ करने के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भारत का साहित्य, भारत का सुर, भारत की संस्कृति और भारत की इनके माध्यम से रची हुई भारत की शक्ति का परिचय निश्चित रूप से आज इस मंच से होगा। मेरी अनंत कोटि शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद।